गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। पीडीएम इस्तीफों पर कोई फैसला नहीं कर सकी। लॉन्ग मार्च की बात भी बहुत दूर चली गई, मगर ये दूरी पीडीएम की बड़ी जमातों के दरमियान भी नजर आ रही है। इजलास के दौरान जो तल्ख बातें हुई, उनके बंद कमरों से बाहर आने पर भी कई सवालात उठ गए। मौलाना भी काफी दिल बर्दाश्ता नजर आए। क्या ये सूरत हाल इस बात का इशारा है कि पीडीएम अमली तौर पर टूट चुकी है या इत्तेहाद अभी बाकी है? दूसरी जानिब वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने के बाद एक नए जज्बे के साथ ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। वुज़रा से भी कह दिया है कि हमारी दूसरी इनिंग का आगाज हो गया, मुकाबले की तैयारी कर लें, महंगाई समेत दीगर मामलात पर फोकस करें, अपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ दें। आवाम ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि वज़ीर आज़म की तरजीहात अब सियासी नहीं अवामी होंगी। और आखिर में बात पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करने से मुतालिक हिकमत अमली की। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे पैनल में आज मौजूद हैं नासिब चुगताई साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जुनैरा अजहर हमारे साथ हैं, जवाद फैजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी आज के पैनल का हिस्सा हैं। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे जो अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस से मुतालिक है। सबसे पहले ये सुन लेते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, उसके बाद सवाल की जानिब आते हैं। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाए। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया है। क्या बड़ी अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद अमली तौर पर ख़त्म हो गया है? नासिब चुगताई साहब। अच्छा, अगर आप समझती हो तो बताया तो जनरल साहब समझ जाएंगे कि आलम बरज़ख में है ये इत्तेहाद। इस वक्त आलम बरज़ख में लटका हुआ है और वहाँ रोज़ क़यामत तक ऐसी लटका रहेगा शायद। लेकिन मैं जो शराइत रखी हैं, मौलाना फजलुर रहमान एक बड़ा कमाल के आदमी है। मीडिया में रहने का गुर कोई उनसे सीखे। कल जो कुछ किया उन्होंने, जिस तरह पैर पटकते हुए गए वो, और जिस तरह मौलाना शाह अहमद नूरानी के बेटे ने नारे लगाए चलो चलो बाहर निकलो, वो भी बड़ा एक ज़ाहिर ऑप्टिक्स तो थे ना, वो बहुत तगड़े ऑप्टिक्स थे, हर जगह चले, इंडिया में भी चले वो। और ज़ाहिर दारुल उलूम देवबंद जो है उन्होंने भी देखा होगा। फिर जो है आज उनकी बहुत मुदल्लल मुकफ़ा मुरस्सा तकरीर हमने सुनी है और उनका खिताब भी सुना है। और वो कहते हैं कि इत्तेफ़ाक़ राय होना चाहिए। इत्तेफ़ाक़ राय नहीं था पीडीएम में, ख़त्म हो गई बात, फैसला ख़त्म हो गया। और अब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फ़रतुल्लाह बाबर ने एक ट्वीट किया है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट ट्वीट है वो। और वो ट्वीट किया है कि एक तरफ हम बात करते हैं पार्लिमान की बालादस्ती की और दूसरी तरफ असम्बलियों से इस्तीफ़े देते हैं। ये तजाद है, खुला तजाद है ये, और इस पर हमें गौर करना होगा, कोई और रास्ता निकालना होगा। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी ने मना कर दिया, पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़े देने से मना कर दिया। और यही वो रसदाश्त थी जो मैं आपसे 1 साल से कह रहा था कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जुनैरा भी कहती थी जरदारी साहब की सियासत बहुत ज़बरदस्त सियासत है, और लोग भी कहते थे, मैं नहीं मानता था, लेकिन मैं अब वाकई कायल हो गया। जुनैरा का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा था और आई एग्री विद हर नाउ। और आज उन्होंने देखिए एक जो सूरत हाल थी वो ये थी, वो जो सूरत हाल थी वो ये थी कि पहले हम जुलूस निकालेंगे, जलसे करेंगे, हम रैलीज़ निकालेंगे, हम रायमा हमवार करेंगे। जलसे जुलूस आपके कराची का और मुल्तान का कामयाब रहा, बाकी नाकाम हो गए और आधे आपने मनसूख कर दिए, आधे मनसूख कर दिए। फिर आपने लॉन्ग मार्च की बात की और लॉन्ग मार्च से भी चढ़ गए आप पीपल्स पार्टी को टाइम दे, कहते कि यार 1 हफ़्ता आपके पास है, हम लॉन्ग मार्च पे निकलते हैं, वहाँ जाके तय करेंगे क्या करना है। लेकिन आपने लॉन्ग मार्च ही ख़त्म कर दिया, मामला ख़त्म हो गया। ईद के बाद तक अब कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कह दे कि भाई हम तो नहीं आ रहा है। अब यानी इन्होंने शुरुआत का ही गलतियों से आगाज़ किया, जब शुरू में ही, तो आगे जाकर क्या बनेगा? जनरल साहब, क्या माइनस पीपल्स पार्टी फॉर्मूला कोई चल सकता है पीडीएम में? पीडीएम में कुछ नहीं चल सकता, उसी वजूहत है कुछ। आप अगर जरदारी साहब का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए, जब उन्होंने
एक बहुत मशहूर तकरीर की थी कि हम इंसेंट बजा देंगे और हम हमेशा रहेंगे, आप 3 साल के लिए आते हैं। और ये उस वक्त ये आम फिर वो वजाहतें भी देते रहे कि उन्होंने क्यों कहा। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि भाई उस वक्त आम तासुर ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे वो पूरी तरह जरदारी साहब के साथ थे, लेकिन जो ही ये बात हुई और प्रेशर को बढ़ा तो जरदारी साहब को पता लगा कि पीछे तो है कोई नहीं, और जरदारी साहब को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। वो 1.5 साल शायद मुल्क से बाहर रहे। ये कोई इतने मामूली इक़दाम नहीं है और ये इतना आसान नहीं है कि पीस पार्टी भूल जाए या जरदारी साहब भूल जाए। इसके अलावा भी देखिए बड़ा फजल रहमान साहब की एक तारीख है, हम जल्दी भूल जाते हैं। ये जब मजलिस अमल का एक हिस्सा थे और हुकूमत थी तो उस वक्त हुसैन अहमद साहब उस वक्त सरबाब थे एमएनए के, और ये फैसला हुआ एमएनए में हम असेंबली से इस्तीफे देंगे ताकि जनरल मुशर्रफ की जो हुकूमत है उसको खत्म कराया जा सके। फैसला हो गया, जमात इस्लामी ने इस्तीफे दे दिया, मौलाना साहब अपोजिशन लीडर भी रहे और बाकी सब कुछ एंजॉय करते रहे। तो अब इस हालात 2007 आपने एक दूसरे पर जी 2007 की बात कर रहे हैं हम। 2007 में बात तो उस वक्त देखिए जी, तो इशू ये है कि जब आपका माजी ऐसा है तो हाल में अगर आप ये समझते हैं कि वो किसी एक चीज में मुत्तफिक हो जाएंगे, बड़ा फर्ज मुहालत से अगर वो इस बात में मुत्तफिक हो भी जाते हो इस्लामाबाद के सिलसिले में ये हुकूमत रिजाइन कर भी देगी तो कल को इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या ये बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे, क्या पॉसिबल है कभी? फिर इनके मफादात आड़े आ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो पहले दिन से इस बात पे मुझे कोई शक नहीं था कि ये बीच चौराहे हड्डियां फूटेगी, लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा है, हमें इसको दूसरी तरफ भी देखना चाहिए। पीडीएम अगर इसमें कामयाब हो जाती तो और हालात होते, पीडीएम अगर एक खास प्रेशर के साथ हुकूमत पे खड़ी रहती तो और हालात होते और हुकूमत को शायद अपनी कारकर्दगी को सही बनाने का टाइम भी मिलता और जरूरत भी पड़ती उसको। पीडीएम ना प्रेशर बिल्ड कर पाई, ना मेंटेन कर पाई और इस वक्त वो हंडिया आपने कहा कि बीच चौराहे फूट चुकी है। जवाद फैजी साहब, मौलाना फजल रहमान भी कल की सूरत हाल से बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए थे। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने एक तकरीब में ये बात कही कि अगर आधा ऐवान खाली हुआ तो पीपल्स पार्टी को भी इस्तीफे देने पड़ जाएंगे। क्या ऐसी कोई मजबूरी की सूरत हाल पेश आ सकती है कि पीपल्स पार्टी रजामंद हो जाए इस्तीफे देने पर? मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी रजामंद कभी भी होगी, क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत है और जिस तरह चुगताई साहब भी ये कह रहे थे कि बीच चौराहे हंडिया फूट चुकी है। देखें, ये कोई कातिब तकदीर ने नहीं लिखा हुआ कि पीडीएम को हमेशा बरकरार रहना है, बल्कि कातबीन स्क्रिप्ट ने जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक चलना पड़ेगा और उसके मुताबिक ही सारे चलेंगे। हज़रत साहब को भी ये पता है और अभी ये जिक्र हो गया, जनरल साहब ने भी कर दिया कि जब आप खुद एक वज़ीर आला के बेटे तो हैं ही लेकिन अपनी हुकूमत छोड़ने को तब भी तैयार नहीं हो, और अब भी पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं और ख़ास तौर पे सिंध और कराची के अंदर वो तो यही कह रहे हैं कि मौलाना के पास है क्या। वो खलीलुर रहमान कमर मुझे याद आ जाते हैं कि है क्या, और वो किस बात पे सदारत भी हमने उनको दे दी, सरबराही भी उनको दे दी, सब कुछ दे दिया, और सिर्फ खिताबात देखें सलमा, खिताबात अब कोई नहीं सुनता। अब इशू ये है कि आपने जिक्र किया दूसरी इनिंग्स का, मसला ये है कि इमरान खान साहब भी माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह वैसे ही मिले हमें जैसी पीडीएम मिली, और इस मुल्क और कौम की किस्मत में पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है कि पीडीएम तक अगर मैं मुख्तसर बात करूं तो वो ये है कि पीडीएम की सारी जमातें, किसी का किबला कुछ है, किसी का किबला कुछ है। आज हज़रत साहब फरमा रहे थे कि अहनाफ और मुकल्लिदीन, और फिर उसमें कौन कौन किस सतह तक जा सकता है, इज्तिमाइयत किस हद तक मिल सकती है। पेशावर में मैं तो हैरान हूँ कि आज मौलाना का इतना तफसीली खिताब दिखाया है मीडिया ने कि अब कोई और शायद खबर भी नहीं रही, और मौलाना उसमें दोबारा से मुझे जो नज़र आ रहा है, दोबारा से वो पख्तूनिस्तान वाले लीडर के तौर पे मुझे आज दोबारा से नज़र आए हैं, क्योंकि वो कौमी सियासत से मुझे दिल बर्दाश्ता नज़र आए हैं। और कल का आपने और भी देखा, चुगताई साहब ने इसका भी जिक्र कर दिया कि अवैस नूरानी तो कह रहे चलो 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 इस्लामाबाद से निकलो और निकले यहाँ से, लेकिन उसके साथ आपने देखा है कि मरियम नवाज साहिबा की और पीछे राना सनाउल्लाह और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो मुस्कुराहट थी और जिस तरह वो मुस्कुराए थे, उससे ये चीज़ें लग रही थी कि दो जमातें जो सरबराही इजलास में बाहम आमने सामने हैं, जरदारी साहब बेटी से माजरत भी कर रहे हैं, मियाँ साहब को पढ़ भी गए, लेकिन उसके बावजूद वो दो जमातों के लीडर खड़े हैं, लेकिन मौलाना निकल गए अंदर से। मौलाना का जाना वैसे शायद बनता था क्योंकि उनकी कोई दाल गली नहीं। ज़ुनैरा, इख्तलाफात की बात यही फैसला था, फैसला यही था
सही। कातबीन तकदीर, मैंने पहले कह दिया कातिब तकदीर नहीं, कातबीन स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ है। ज़ुनैरा, बहुत बाद में इख्तलाफात की बातें मीडिया पर आई, लेकिन पहले जो पीपल्स पार्टी शायद शरारत का सोच के बैठी थी कि कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ उन्होंने कड़वी कसीली बातें की उस इजलास के अंदर, बल्कि इजलास की जो कहानी थी वो भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने बाहर पहुंचा दी कि अंदर क्या बातें हुई। तो क्या ये जो दरार पीडीएम में पैदा हुई इसकी बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी, ये कहा जाए? थैंक यू सलमा एंड थैंक यू एनबीसी फॉर एक्नॉलेजिंग मी। देखिए, दरार वहाँ पड़ती है जहाँ पे कोई बड़ा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। मैंने परसों चौथ कहा था कि एक कोहेसिव एलिमेंट आपको नज़र आता हो तो वो मूवमेंट कामयाब होती है। तो वो टेनेसिटी, वो कोहेसिवनेस या वो जेल्ड इन जो एक एंटिटी होनी चाहिए थी पीडीएम, वो हो ही नहीं सकती थी, बिकॉज मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कह रही हूँ ये बहुत अननेचुरल अलायंस है। अननेचुरल इन द सेंस ऑफ आइडियोलॉजीज़ एज वेल, और आइडियोलॉजीज़ तो पास्ट की बात हो गई हैं। अब इट इज़ मोर अ मैटर ऑफ कथारसिस। कल कथारसिस किया है आसिफ अली जरदारी ने, उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है, क्योंकि उन्होंने जैसा टाइम गुजारा है, उन्होंने बीबी को लूज़ किया है, और नून लीग ने जब मौका मिला है बहुत सेल्फिशनेस दिखाई है, तो ये तो होना ही था। तहरीकें वो कामयाब होती हैं जहाँ पे आप मैसेस के साथ इन टच होते हैं, आपके मसाइल उनके मसाइल के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। एक्सक्यूज़ मी, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। फिर मैं ट्रायंगल की बात करूँगी कि ट्रायंगल की टॉप पे सिर्फ एक बंदा या दो बंदा बैठा हुआ है और वो अपने अपने काम कर रहे हैं कि किसके पास कुर्सी होनी चाहिए। पीपल आर नॉट रेलिवेंट इन दीज पॉलिटिक्स, और जब ऐसा नहीं होता तो फिर जो हुआ है वही होना था। दूसरा, आप ये देखें किस कदर शानदार पॉलिटिशियन है जरदारी साहब। सेनेट के इलेक्शन तक कितना स्मूथली वो अपनी तारीफ़ें भी करवाते रहे हैं, गिलानी साहब को वोट भी दिलवा लिया उन्होंने, सब कुछ कर दिया। द मोमेंट द गेम हैज़ बीन ओवर, आगे की जो सोच है उसमें उन्हें लग ये रहा है कि उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है, वो खुल के सामने आ गए और उन्होंने कैसे बातें सामने बैठ के की हैं। उसके बाद वो चाहे मोहतरमा मरियम को आसफा कहें या जो भी कहें, जो होना था वो हो गया, and we all know it. So script or no script, this is the character of our political parties. हमेशा अपने मफादात के लिए इकट्ठी होती हैं, जहाँ पर मफाद थोड़ा सा बिखरता हुआ नजर आता है वहाँ से वापस पीछे स्टेप बैक कर लेती हैं। सो वर्दी साहब, ज़ुनैरा ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की कि पीडीएम की जो अभी तक की मूवमेंट थी इस इजलास से पहले तक की, वो हमें बड़ी ऑर्गेनाइज नजर आई, लेकिन यहाँ पर जब इस्तीफों की बात आई तो पीपल्स पार्टी अपने स्टेक को देखते हुए पीछे हट गई। क्या समझते हैं आप कि ये इत्तेहाद अमली तौर पर अब खत्म हो चुका है या इसमें कुछ जान बाकी है? देखें, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम में एक बैलेंसिंग इफेक्ट था। पीपल्स पार्टी पीडीएम में स्क्रिप्ट राइटर्स की भी और हुकूमत की भी नुमाइंदा थी। वो पार्लियामेंट में जाने की बात करती थी, वो धरना ना देने की बात करती थी, वो चीज़ों का टेम्परेचर नीचे लेके आती थी और सर्व करती थी इस काम को। और मैं समझता हूँ कि कल जरदारी साहब ने जो तकरीर की है वो अनलाइक जरदारी साहब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जरदारी साहब को ये पता लग गया था कि पीडीएम की सारी जमातों ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा करने का फ़ैसला कर लिया है, और उस फ्रस्ट्रेशन में कि कहीं वो हमें ना निकाल दें, उन्होंने ये तकरीर कर दी है। वरना जलावतनी तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी काटी है, और जब तक उनकी कॉन्डोलीज़ा राइस से बात नहीं हो गई वो वापस नहीं आई, चाहे आगे आकर क्या हुआ। और जलावतनी तो आसिफ जरदारी ने भी काटी है, कैद भी काटी है और जलावतनी भी काटी है। तो वो जमात बात करे जिसने कभी जलावतनी ना काटी हो और जो ख़ुद कभी बाहर ना रहे हों, वो ये दूसरों को ये बात कहते हुए अच्छे लगेंगे कि बाहर नहीं जाना चाहिए। जिन्होंने खुद बाहर बैठ के सारी गेम सेट की है हमेशा, वो दूसरों को कैसे कह सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मुस्लिम लीग नून को कम और हुकूमत को ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसी तरह पीडीएम से पीपल्स पार्टी के चले जाने का पीडीएम को कम और हुकूमत को और दूसरों को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये एक बैलेंसिंग इफेक्ट था। बाकी जो 10 जमातें हैं वो यकसू हैं सिलेक्टर्स के ख़िलाफ़ भी, उनकी सोच एक है। वो नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, एएनपी, अचकजई, नूरानी, ये सब एक पेज पर हैं। नहीं थे तो जरदारी साहब एक पेज पर नहीं थे, और वो उस हंडिया में हर वक्त। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कल जरदारी साहब ने ये भांप लिया था
कि हमें आज निकाल दिया जाएगा जो ही हम नहीं कहेंगे। तो उन्होंने उस फ्रस्ट्रेशन में कि हम पहले पॉइंट स्कोर कर लें और तकरीर कर दी जो कि अखलाकी तौर पर उनके खिलाफ गई है। अगर उन्हें नवाज शरीफ बाहर बैठा कबूल नहीं था तो उन्हें पीडीएम नहीं बनानी चाहिए थी, मिलकर पीडीएम के साथ इलेक्शन नहीं लड़ने बनाने से पहले सोच लिया जाता कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह स्क्रिप्ट राइटर शहबाज शरीफ को जेल भेजकर परेशान है, इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी पीडीएम से जिन्होंने अलहदा करवाया है उनको नुकसान ही होगा। ठीक है एनबीसी, अब जल्दी से अपना पॉइंट ऐड कीजिएगा, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगी। नहीं, मेरा ख्याल इतना मसला नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए जितना आप बता रहे हैं। अगर माइनस पीपल्स पार्टी पीडीएम क्या होगी बता दीजिए मुझे आप, और पूरी 11 पार्टियों के नाम बता दें मुझे आप जो पीडीएम में शामिल हैं। मुस्लिम लीग, JIF, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और कौन है कुछ जिसके पास अवामी ताकत हो, अवामी राय आमा हो। ANP है, अचकजई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। मेरा तो ख्याल है कि ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। इसमें लॉन्ग भी गुआच गया और पीडीएम भी पार्टी के साथ नहीं है। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक से वापस कुछ दीगर अहम मामलात पर बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने को दूसरी इनिंग से तशबीह दे दी है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में कहा कि हमारी हुकूमत की दूसरी इनिंग शुरू हो गई, वज़रा मुकाबले की तैयारी कर लें। उनका कहना था कि पीडीएम से ख़तरा नहीं, महंगाई एक बड़ा चैलेंज है। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि दूसरी इनिंग शुरू, वफाकी वज़रा मुकाबले की तैयारी करें। ये बयान है वज़ीर-ए-आज़म का। क्या हुकूमती तरजीहात में तब्दीली की तवक्को रखें जनरल साहब? देखिए, मैं जो आपसे पिछले सवाल के जवाब में कह रहा था ना कि पीडीएम का जो एक प्रेशर अगर रहता तो उम्मीद की जा सकती थी कि ये हुकूमत अपना शायद प्रोग्राम दुरुस्त कर ले और काम सही करना शुरू कर दे। एक लेवल पर बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन जो इंटीग्रिटीज हैं गवर्नेंस की, वहाँ पे इस हुकूमत की गिरफ्त इतनी मजबूत नहीं है। और वज़ीर-ए-आज़म का इस्लाम को अगर हम मान भी लें तो मुझे नहीं लगता कि वो जिस तरीके से उनका काम करने का तरीकाकार है इस हुकूमत का, आगे निकल सके। जरूरत इस उम्र की है कि इस बात को समझें कि ये फतह इनकी नहीं है, या जिस तरीके से शादियाने बजाए जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से कि ये फतह इनकी नहीं है। ये बदकिस्मती से पीडीएम के अपने अंदरूनी तजादात थे, इख्तलाफात जिसका ये शिकार हुए हैं। हुकूमत की कारकर्दगी ही एक ऐसे क्वेश्चन था जिसमें तकरीबन सारे भाई एक बात कर सकते थे। अब हुकूमत अगर अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं बनाती, और हुकूमत को बनानी चाहिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि भाई इस वक्त मौका है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आगे बढ़ें और जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं उनसे डायलॉग का इब्तिदा करें, खुद बैठ के बात करें उनके साथ। और अगर शुरू करनी है सेकंड टियर जो लीडरशिप से बात शुरू कर सकते हैं, ताकि एक जो तनाव की कैफियत है जिसमें किसी का फायदा नहीं हो रहा, और इस सारी जो पीडीएम की जंग थी जो भी है, इसमें भी ऑल हैव कम आउट ब्रूस्ड। डिग्री वेरी कर सकती है, लेकिन सब इसमें जख्मी जरूर हुए हैं। इसको हमें समझने की जरूरत है, कौमी इत्तेहाद की जरूरत है, यकजहती की जरूरत है, बजाय इसके कि हम इसको चढ़ दौड़े और दूसरे में चढ़ दौड़े कि हमने बहुत फतह कर ली है। हुकूमत को समझना पड़ेगा ये फतह इनकी नहीं है, शिकस्त एक्चुअली पीडीएम की अपनी है, अपना उन्होंने काम किया है। हुकूमत ने अगर रहकर कोई शख्स समझता है कि ये उनकी कामयाबी है तो गलत है। हुकूमत को अपनी कामयाबी के लिए अपनी कारकर्दगी को बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है। ठीक है नासिब चुगताई साहब, अभी तक हुकूमती तरजीहात में हमें नज़र आता था कि इलेक्शन इस्लाहात की बातें होती थी या दूसरे तीसरी चीज़ों की बातें होती थी, महंगाई, अवामी मसाइल, ये तरजीहात में हमें नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जब वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट भी ले चुके हैं तो इसके बाद हम तवक्को रखें कि अब आम लोगों के मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी। पहली बात है जनरल साहब की बात की मैं खुद तायद करता हूँ 100% कि ये पीटीआई की कोई कामयाबी नहीं है कि पीडीएम में इख्तलाफात हैं। ये पीटीआई के लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं, आगे चलकर बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कई लोग ऐसे हैं जो तहरीक चलाना जानते हैं, अवामी तहरीक। दूसरी बात ये कि मैं समझ में नहीं आता प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आपने ख़त लिखा है कौमी असम्बली के स्पीकर को और उससे कहा है कि जी इंतखाबी इस्लाहात के लिए आप पार्लिमानी कमेटी क़ायम करें। अब जिस स्पीकर से अपोजिशन बात ही नहीं करती,
जिसकी किसी बुलाई हुई मीटिंग में अपोजिशन नहीं आती, क्योंकि गलती की है स्पीकर ने। ही इज़ नॉट एन आइडियल पर्सन फॉर दिस जॉब। उनको पता ही नहीं कि लॉ क्या कहता है। बेचारा सेक्रेटरी बार उठ के बताता है उनको, सर ये रूलिंग पुरानी है, ये रूलिंग आपकी है, लॉ ये कहता है, आर्टिकल ही कहता है। वो रूलिंग देते हैं, उसको कोई मानता नहीं है। मखदूम शाह महमूद साहब खड़े हो जाते हैं, मैं नहीं मानता, आप वापस लें। वो रूलिंग वापस ले लेते हैं। उसके बाद झगड़ा होता है, वो झगड़ा अब तक चल रहा है और कंप्लीट बाइकआउट स्पीकर साहब का वो कमेटी कायम करेंगे। तीसरी बात ये जो आपने कहा प्रायोरिटीज़ क्या है आपकी, और प्रायोरिटीज़ गुड गवर्नेंस कहाँ गई आपकी, जिसके आपने वादे किए थे, जिसके आपने दावे किए थे, जिसके लिए आप 2-2, 3-3 घंटे बैठ के तकरीरें करते थे और हम कायल होते थे। हम एक बार तो परवीं 4-5 रोज़ तो पहले तो स्पीकर हुए थे ना तकरीर पे, उसमें हम रोते थे कि यार कितना इस आदमी में दर्द दिल है भरा हुआ कूट कर, और हम रोया करते थे। अब हम बहुत रो रहे हैं, ज़्यादा रो रहे हैं, क्योंकि महंगाई आसमान में पहुंच गई है, बुरी हुकूमत है, बेरोज़गारी आम है, आपकी फसलें तबाह हो चुकी हैं। आपने इस 8 महीने में 5.34 अरब डॉलर की ईटेबल इंपोर्ट की हैं, खाने पीने का सामान इंपोर्ट किया है। आपकी टेक्सटाइल की बरामदात फरवरी में 3% कम हो गई है, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को भी बात गौर नहीं किया, मैं कहता था धागा नहीं है, फैसलाबाद के पास धागा नहीं है, वो धागा नहीं था, वो एक्सपोर्ट कम हो गई। तो आपकी प्रायोरिटीज़ तो ये हैं कि आपने एक बार कह दिया कि धागे को भूल जाओ, तकरीर में कह दिया आपने फैसलाबाद में, लोग भूल गए फैक्ट्री, फिर अपना काम कम हो गया उनका। तो प्रायोरिटी सीधी करें, रिफॉर्म्स करें, रिफॉर्म्स को कर ले, रिफॉर्म्स बात बहुत हो गई, तकरीरें बहुत हो गई, और पहले महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मा करें, वरना फिर बड़ा मसला हो जाएगा, भूल जाएंगे 2 साल बाद क्या होगा। ठीक है ज़ुनैरा, आपने हमेशा अपनी गुफ्तगू में कहा कि मैं पीटीआई को थोड़ा सा मार्जिन देती हूँ, क्योंकि उनका हुकूमत में आने का जो टेन्योर है वो अभी बड़ा कम है, अभी वक्त बाकी है। तो जो बाकी वक्त बचा है उसमें हम तवक्को रखें कि कोई वादा पूरा होगा जो इक़्तिदार में आने से पहले पीटीआई ने किया था, क्योंकि अभी तक हमें कुछ भी पूरा होता हुआ नज़र नहीं आया। अभी कल ही अमीर कह रहे थे ना कि जो रोमांस हमें दिखाते रहे हैं, सुनाते रहे हैं इमरान खान, जिसको मैं फिक्शन कह रही थी, वो वही चीज़ें थी जो कि हर कोई सोचता है कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो वो रोमांस और वो फिक्शन तो हो गया साइड पे। जिस तरह पाकिस्तानियों ने किताबें पढ़नी बंद कर दी हैं, तो मैंने भी रोमांस और फिक्शन में बिलीव करना बंद कर दिया है। द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो सेकेंड इनिंग्स है, इसमें थोड़ा सा तो कोई इंट्रोस्पेक्शन का एलिमेंट, कोई अपनी पार्टी की रिफॉर्म्स का एलिमेंट नज़र आता कि कुछ ये सोचते बैठ के कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ज़रा सी विक्ट्री कहीं से भी मिल जाए, किसी की वजह से भी मिल जाए, तो ये ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। भाई आप क्या कर रहे हैं? आपका अपना तमगा कौन सा है? आपका अपना अवार्ड? टेल मी वन सिंगल थिंग जो आपने की है और जिसकी बेस पे आप अगले इलेक्शंस में जाएंगे। मैं ये बात बहुत अफसोस से कह रही हूँ, क्योंकि मैं इनको हमेशा बहुत ऑप्टिमिस्टिकली मार्जिन देती थी कि ठीक है पहली दफ़ा आए हैं, लेकिन ये जो स्टबननेस इन द बिहेवियर है ना, ये रीइंफोर्स करते हैं अपने फेलियर को कि नहीं हम सही सोच रहे हैं, बाकी सब गलत सोच रहे हैं। दे डोंट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। प्रायोरिटी की तो दूर की बात है, कोई पॉलिसी ब्रीफ सुनने को नहीं मिलता किसी भी सेक्टर के बारे में कि इनका विजन क्या है। सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, और अभी कुछ करने के लिए इनके पास टाइम बहुत कम है। तो आई डोंट नो वो कौन सा ऐसा मैजिक वॉन्ड हो सकता है जो एकदम से कुछ ऐसा कर दे कि ये आगे चल पड़े। सही। सो वर्दी साहब, पीटीआई में इमरान खान साहब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने होंगे, लेकिन गवर्नमेंट का हिस्सा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हुकूमती मशीनरी का हिस्सा हैं और कई हुकूमतों के साथ भी रह चुके हैं। साल से शाह महमूद कुरैशी साहब हो, शेख रशीद साहब हो, बहुत सारे नाम हैं जो फिंगर टिप्स पे गिने जा सकते हैं। इतने सारे ज़ीरक सियासतदानों की मौजूदगी में क्या अपने वादों को पाया तकमील तक पहुँचाना पीटीआई के लिए मुश्किल काम था 2-2.5 सालों में? मैं समझता हूँ कि ये सब लोगों का पीटीआई से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। ये इंट्रूडर्स हैं पीपल पार्टी में, शेख रशीद और ये जितने विनिंग हॉर्सेस आखिरी 4 माह में जहांगीर तरीन ने इकट्ठे करके दिए, और किंग्स पार्टी, और ये तासुर पाकिस्तान में बनाया गया कि ये किंग्स पार्टी है और इसने इक़्तिदार में आना ही आना है, जिसको हम प्री पोल रिगिंग कहते हैं कि एम्पायर्स जो हैं वो मैच शुरू होने से पहले ही
बता देते हैं कि किस टीम ने जीतना है ताकि सब लोग उस टीम में शामिल हो जाएं जिसने जीतना है। उसके बाद मैच का तो कोई मैच तो बेमानी रह जाता है जब एम्पायर पहले बता देता है कि इस टीम को मैंने जिताना है। तो इस तरह सारे विनिंग हॉर्सेज, इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं होता था कौन उनकी जमात में शामिल हो रहा है। ऐसी बीसियों मिसालें हैं कि उन्होंने लोगों को शामिल किया है और अगले दिन क्रिटिसिज्म पे फिर कहा नहीं नहीं वो गलती से शामिल हो गया है। अभी हाल ही में अब्दुल कादिर की टिकट का भी यही फसाना हुआ है कि पहले दी है फिर वापस ली है। तो खान साहब को तो खुद नहीं पता होता कि उनकी जमात में कौन है और कौन नहीं है। उनकी जमात में आने और जाने की चाबी जिन लोगों के पास है उनमें खान साहब का नाम शामिल नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि 2.5 साल एक इनिंग पूरी हो गई। मैं एतमाद के वोट को तो एक इनिंग नहीं कहता, लेकिन 2.5 साल को एक इनिंग कहता हूँ। खान साहब को तो ये देखना है कि फॉलो ऑन कितना है, कितना डेट ऊपर चढ़ गया है, कितना स्कोर उनके ऊपर दूसरी टीम का चढ़ गया है, जो उन्होंने अब इस टीम में कहीं एक इनिंग से शिकस्त तो नहीं खा जाएंगे वो इस मैच में। मुझे नहीं लगता कोई महंगाई के खिलाफ वो जंग जीत सकेंगे। हम पिछले 1.5 साल से चीनी की उनके ऊपर नोटिस को 20 नोटिस उन्होंने चीनी और आटे पे ले छोड़े हैं, घी पे ले छोड़े हैं, बिजली की कीमतों पे ले छोड़े हैं, पेट्रोल की कीमत पे ले छोड़े हैं। लेकिन क्या हुआ है, आज हम पढ़ रहे हैं आपका अगला सेगमेंट है उसमें कि बिजली महंगी की जा रही है 25 से 30%। कल दवाइयाँ महंगी की गई हैं। और क्या आपने महंगा करना है? दवाइयाँ आप महंगी कर रहे हैं, घी आप महंगा कर रहे हैं, बिजली आप महंगी कर रहे हैं और सब चीज़ों पर आप टैक्सेशन कर रहे हैं। तो उस साथ साथ आप कह रहे हैं कि महंगाई का बदलेंगे तो चीज़ें और महंगी कर देंगे और महंगी करेंगे। अगले 2 साल मज़ीद महंगी होंगी, 200% महंगाई और होगी। और जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो आज की निस्बत 200% महंगाई ज़्यादा होगी। प्रेडिक्शन यही है क्योंकि जिस तेज़ी से इमरान खान साहब नोटिस ले रहे हैं महंगाई भी उतनी तेज़ी से बढ़ रही है। जवाद फैजी साहब, वज़ीर आज़म के नोटिस में तो महंगाई का नुक्ता बड़ा अहम है। कल भी उन्होंने कहा, आज भी कहा, पहले भी हज़ार मरतबा कह चुके हैं कि महंगाई बड़ा चैलेंज है, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, क्या तब्दीली की तवक्को रखें हम? देखिए जी, कहा जाता है कि मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे कोई तवक्को नहीं है किसी बेहतरी की इस हुकूमत से। उसकी वजह कि आप दूसरी इनिंग्स की तरफ चल पड़े हैं। पहली इनिंग्स का तो फैसला कर लें कि उस इनिंग्स में कौन जीता है कौन हारा है। उसमें मुझे आवाम हारे हुए नज़र आए हैं, उसमें मुझे गरीब हारे हुए नज़र आए हैं। भूखा कोई नहीं सोएगा। और भाई नींद आएगी तो सोएगा ना, भूखा को तो छोड़े। आपने तो नींदें उड़ा रखी हैं। आपने 2.5 साल के अंदर जितना बेड़ा गर्क करना था वो कर लिया। और फिर हैरान कुन बात है, मैं अपने सारे जितने कलीग्स हैं उनसे भी ये, उनके आगे भी सामने रखता हूँ कि खान साहब एक तकरीर फरमा रहे थे कि इलेक्शन जो है वो यूं होना चाहिए। गिलानी साहब जीत गए तो बड़ा फड्डा हो गया, लेकिन जब गिलानी साहब हार गए, साथ मुस्तरद हो गए, उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, उस पर कोई एक्शन नहीं है, उस पर कोई खिफ़त नहीं है। तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामा स्याह में थी। और अगली बात, ये इनिंग्स होती है टेस्ट क्रिकेट में, ये 2020 का दौर है, बल्कि 10-10 का दौर है। इसमें हाइब्रिड वार है, 5th जनरेशन वार है। इसमें भी अभी इनिंग्स खेलनी है इन्होंने। और भाई अपनी उम्र देखो तो अपनी इनिंग्स देखो। अब कुछ वो काम कर लो जो नारे लगाए थे, जो दावे किए थे, उनकी तरफ भी चले। और मैं नहीं समझता कि 2.5 साल जो हमने ज़ाया कर लिए हैं, मैं ये तो नहीं चाहूँगा, गैर जमहूरी कोई मुतालबा तो नहीं कर सकता, लेकिन आज भी इसी इस्लामाबाद में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वाले बैठे हुए हैं। जो मीडिया की हालत हो गई है, जो वर्कर्स की हालत हो गई है, जो इश्यूज़ बन गए हैं, बिजली महंगी हो रही है। पहले सुना करते थे वो वज़ीर आज़म ही करप्ट होता है जी, जो पेट्रोल महंगा कर देता है। और जहाँ तक जनरल साहब ने ये बात कही ना, वाकई PDM का थोड़ा सा खौफ था। और फिर कीमतें भी बढ़ाई नहीं गई थी, रोक ली गई थी, होल्ड कर ली गई थी। अब इन्होंने अन्नी जो डालनी है ना, उस पे 31 को ट्रैक्टर मार्च आ रहा है जिम्मेदारों का, किसानों का। वो जब आएगा, ट्रैक्टर्स पे जब यहाँ आएंगे, बड़ा पंजाब में दे रहे थे ट्रैक्टर दे रहे हैं और हिंदुस्तान का मुकाबला कर रहे थे। अब जब यहाँ ट्रैक्टर मार्च आना है ना, तो मेरा ख्याल है शायद मौलवियों वाला मार्च हम भूल जाएंगे। अच्छा जवाद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मुझे ये बता दें कि आपने उम्र की बात की, ये सियासी उम्र की बात थी या किसी स्पेसिफिक बंदे की उम्र की बात हो रही थी? नहीं जी, मैंने वो उस उम्र की बात नहीं की। वो चौथी शादी भी कर सकते हैं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा कि अब नौजवानों को देखें, नौजवानों को देखें, मुस्तकबिल देखें इस कौम का। खुदारा बहुत हो गया, अन्नी ना डालें, एक दिन अल्लाह को भी जवाब देना। इसके साथ ही ब्रेक पे जाएंगे नाजरीन, वापस दीगर मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। वफाकी काबीना ने बिजली महंगी करके गर्दिशी कर्जा खत्म करने की मंजूरी दे दी है। इस प्लान के तहत आइंदा 2 सालों में गर्दिशी कर्जे में इजाफे को 0 किया जाएगा, जिसके लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए 60 पैसे फी इजाफा होगा। हमारा सवाल ये है कि ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, क्या ये हिकमत अमली दुरुस्त है? जवाद फैजी साहब। देखिए जी, मैं फिर वहीं से बात शुरू करूंगा। मेरे ऊपर तो सर वक्त कम है। मेरे ऊपर तो बिजली बम गिरा दिया ये बात करके कि 4 रुपए 7 पैसे जब मेरे ऊपर पड़ेंगे ना, और पहले ही जो बेचारा नहीं दे सकता, जो कमाई नहीं कर सकता, उस बंदे का क्या बनेगा। ये हमेशा हम ये सुनते रहे, इनकी तकारीर, इनके खिताबात, और रियासत मदीना से लेके न जाने ये क्या कुछ नहीं कहते गए। ये कहते थे चोर होते हैं जी, ये करते हैं। अब ये हमारे ऊपर तलवार लटकाते हैं। अपोजिशन गद्दारी करती है, लोग गद्दारी करते हैं, मीडिया गद्दारी करता है, अगर उंगली उठाता है वही आज खुद कर रहे हैं। और इससे देखें, इससे महंगाई की शरह किस कदर बढ़ जाएगी, अभी आम लोगों को पता ही नहीं है। आम बेचारे बंदे को क्या पता। तूफान आएगा। ठीक है जुनैरा। वेल इट इज़ शॉकिंग। और मेरे ख्याल में गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए भी अगर आपने अवाम के ऊपर ही बोझ डालना है, तो फिर आपकी जो बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे वो किधर गए हैं? आई डोंट नो ये क्या सोच रहे हैं इनके एडवाइज़र्स। अगर उमर अयूब ही हैं जो कि हर सेटअप का हिस्सा रहे हैं, ताबिश गौहर हैं, तो ये कौन लोग हैं? आपकी टीम ही सारी वही है जो उन सारी चीज़ों का हिस्सा है जो आप कहते थे कि ठीक नहीं थी। तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी? ठीक है नासिब इकचुगताई साहब। टू मैनी कुक्स। बात यह है, ताबिश गौर से लेकर उमर अयूब तक जो प्राइम मिनिस्टर को गुमराह कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। 1060 अरब रुपए आप पर टैक्स लगना है, बर्दाश्त कीजिएगा। सिर्फ बिजली पर, आटा वाटा छोड़ दें आप, टिंडे आलू गोश्त वो छोड़ दें, 1060 अरब का टैक्स आप पे लगना है बिजली की मद में। तो देखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। खुले मैदानों में सोना शुरू कर देते हैं, खुले मैदानों में सोना शुरू कर देते हैं। रात को भूखे तो नहीं सोएंगे ना, खाना तो मिल जाएगा। अच्छा सोल्यूशन है वैसे ही। जनरल साहब, 4 पाइये डाल के ना देखिए आप क्या कह सकते हैं ऐसे मौके पे। ये सिर्फ 4 रुपए 10 पैसे यूनिट नहीं बढ़ेगी, जिसका टैक्स लगाएंगे तो वो समवेयर स्काई रॉकेटिंग पे। मेरे नहीं ख्याल के अगले महीने के बिल आएंगे, बहुत सारे हमसे देने के काबिल रह जाएंगे। और अभी गर्मियां आ रही है तो बिजली का इस्तेमाल भी ज्यादा होता है, उसको कर रहे हो गर्दिशी कर दे, तो हुकूमतों की अपनी नालायकी का नतीजा है आज जहाँ पे हम पहुंचे हुए हैं। तो खुद को नहीं इस मामले को उस तरीके से देखते और वहां पे बोझ कम करने की कोशिश करते। मैं समझता हूँ कि ये अगर आप सिर्फ एक ही हल है कि डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते जाएं, पैसे लेते जाएं, अवाम को निचोड़ते जाएं, फिर मेरा ख्याल यही तरीका है। दिस हाउ मैं पहले भी कह रहा था कि इनको अगर ये पीडीएम का प्रेशर रहता तो शायद ये मामला थोड़े बेहतर रहते, लेकिन अब पीडीएम का प्रेशर रहता तो मामला बेहतर रहते। सरवर्दी साहब, मेरा ख्याल है हुकूमत को पहले ये कहना चाहिए था कि हम 16 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ा रहे हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर को बहुत रहमदिली करते हुए उसको 4 रुपये पे ले आना चाहिए था। इस तरह हमें 4 रुपये बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और हम सब देखें ना कितनी तकलीफ़ से बोल रहे हैं। लेकिन अगर हमें पहले वो बताते कि हम 16 रुपये बढ़ा रहे हैं और हम सब 16 रुपये के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाते और फिर प्राइम मिनिस्टर 4 रुपये बढ़ाते तो हम कितने खुश हो जाते और उनकी शान में कितने कसीदे पढ़ते और कितनी वाह वाह करते। थोड़ी सी गलती हो गई है। जो पेट्रोल वाला गिमिक है ना, वो बिजली में भी चलाना पड़ेगा। पहले कहें 16 रुपये, फिर करें 4 रुपये। ये गिमिक बहुत कामयाब है। पेट्रोल में भी ठीक उसने हुकूमत की मकबूलियत में बहुत इजाफा किया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए जो स्ट्रेटजी होती है वही इधर भी होनी चाहिए थी। ज्यादा पैसे बता के कम बढ़ाया जाते तो हम लोग खुश हो जाते। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म है। व्यूज मेकर से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।